हमने 1 मिनट चुप रहो बच्चा। हमने ये कर लिए थे, हमने यहाँ से स्टार्ट करने आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो क्रिटिकल अप्रेजल, ठीक है, अप्रेजल का मतलब है क्रिटिकल अप्रोच देने, आपने ये बताना है कि क्या क्या फायदा हुआ एलपीजी पॉलिसी से और क्या क्या नुकसान हुआ। ठीक है। सो बच्चे, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नंबर वन, इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बच्चे पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो हमारा सिर्फ कितना था, 5.6% था। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने रिफॉर्म्स शुरू करे तो हमारा ग्रोथ रेट मतलब और बेटर हुआ, इंक्रीज हुआ, और 2018-19 का इन्होंने स्टैटिस्टिक दिया हुआ है, 7.2 हो गया। और 17-18 में मतलब उससे पिछले साल कितना था, 6.2। और आज का भी चेक कर लेते हैं, कोई चेक करना, व्हाट इज द ग्रोथ रेट जीडीपी। एक सेकेंड। जीडीपी 2025 का, 1 मिनट सुन लो, चुप हो जाओ। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट गिवन है ना, ये तो रुको। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग, अच्छा ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट अभी हमारा यहाँ पे रियल जीडीपी मतलब अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन इज 6.3 to 6.8%. So it is in India is the world's fastest growing major economy with a real GDP of growth rate about 6.5% right now. ठीक है। तो अभी का ग्रोथ रेट बोल रहे हैं बेटा, जीडीपी नहीं, ग्रोथ रेट मतलब कितने पे हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो हर साल 6.5% अप्रोक्सीमेटली हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद बच्चा, ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर जो है कम हो गई, है ना। रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज और ग्लोबलाइजेशन को दिया। ठीक है। तो हमारे टर्शरी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ आई, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बेटर किया, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई खास डिफरेंस नहीं देखा गया, क्योंकि अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, स्ट्रक्चरल शिफ्ट। दैट मीन्स पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स। ठीक है जी। बच्चा यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशंस, थोड़े बहुत चेंजेस, लेकिन देयर वाज अ गुड ग्रोथ रेट दैट वाज सीन इन टर्शियरी सेक्टर। ठीक है जी। दिस इंडिकेट्स द ग्रोथ इन इंडस्ट्री, सॉरी, ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में जो आउटसोर्सिंग की वजह से हमने बात करी, ठीक है, वो है। Then during 12-15, there was a setback in the growth rates of different sectors. 2012 से 15 के बीच में कह रहे चेंजेस आए थे। एग्रीकल्चर में हाईएस्ट ग्रोथ रेट आया था 13-14 में, ठीक है। बट विटनेस नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द सब्सिक्वेंट ईयर, उसके बाद से बल्कि ग्रोथ जो हो रही थी वो क्या होने लगा, डाउनफॉल होने लगे, नेगेटिव में आने लगी, मतलब डिक्लाइन होने लगी हमारी ग्रोथ। राइट। द ग्रोथ पॉजिटिव नहीं हो रही थी, नेगेटिव हो रही थी। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल समझ लो कि अगर हम पॉजिटिव ग्रोथ रेट की बात करते हैं, पहले बच्चे अगर कोई चीज 100 है, उसको हम कह रहे हैं 5% से इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कितना इंक्रीज हो रहा है, 105 मेरी आज वैल्यू है। नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब है कि अगर अगले साल, सुनो, अगले साल क्या हुआ बच्चा, 2% से कम हो गया, दिस इज नेगेटिव। तो 105 का 2% इज कितना होता है, हम्म, कितना होता है करना, 11 के आसपास कुछ होना चाहिए। 105 इंटू 0.02, 2.1 माइनस, ठीक है ना। तो 105 माइनस 2.1, सो ये कितना हो गया, इसका मतलब 102.9, ये वैल्यू हो गई थी। ठीक है, एग्जाम्पल में आया। एंड देन बच्चे, सर्विस सेक्टर विटनेस हाईएस्ट एवर ग्रोथ ऑफ 10.3%। कितनी ग्रोथ रेट था बच्चे, 10.3, 10.3% का ग्रोथ था। इन 2014-15 द इंडस्ट्रियल सेक्टर विटनेस अ स्टीप डिक्लाइन, उसके लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में फिर भी डिक्लाइन ही आ रहा था, बट बिगैन टू शो पॉजिटिव ग्रोथ रेट देयर आफ्टर। 12-13 में थोड़ा सा कम आया, डिक्लाइन हो रहा था, उसके बाद फिर से स्टेडी ग्रोथ रेट था। राइट। दोबारा से कह रहे हैं ग्रोथ रेट हमारा इंप्रूव हो गया। जीडीपी पहले 1980-91 में ग्रोथ रेट कितनी थी, 5.6, जो कि फिर बाद में 17-18 में कितनी हुई, 6.7, और 18-19 में कितनी होगी,
7.2। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में पहले तो हम ग्रोथ देख रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो पॉजिटिव से नेगेटिव ग्रोथ रेट आ गई। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखी गई, लेकिन टर्शरी सेक्टर में 10.3% तक की ग्रोथ रेट देखी गई। राइट। इंडस्ट्रियल भी पहले थोड़ा सा डिक्लाइन गया और उसका राइज होने लगा। सेकेंड वॉज इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बच्चे, जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो ग्लोबलाइजेशन का मेन मकसद क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो एफडीआईज अगर आई होंगी बच्चे बाहर से सपोज कोई जापान वाले बंदे ने यहाँ पे पैसे अगर लगाए होंगे, तो वो अपनी करेंसी में लगाएगा ना पैसा। हाँ या नहीं? तो येन आए होंगे। ऐसे ही कि चाइना वाले ने लगाया होगा तो रंबी आए होंगे। ठीक है। अगर यूके वाले ने लगाया होगा, वैसे यूके तो हम बंदी किया हुआ था, तो पाउंड आते। ठीक है। और यूएस करा तो डॉलर्स आते। ठीक है। तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ था कि नहीं हुआ था बच्चा? यस। तो उससे मेरे फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे हुए होंगे। बीओपी की सिचुएशन डेफिसिट से कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आने लगी होगी, इनफ्लोस इंक्रीज हुए होंगे। So, bacha, the opening of the economy had led to a rapid increase in the FDI, the foreign investment FDI and foreign institutional investment. So, बच्चा FDI is foreign direct investment, जब बाहर वाले लोग यहाँ पे आके कंपनियां खोलते हैं अपने नाम की। गूगल ने खोल ली एक ब्रांच। ठीक है। उसके अलावा बाहर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में खोल ली। ठीक है। तो ये क्या है? एफडीआई है। ठीक है। जब यही कंपनीज बच्चे अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, क्या करती है? शेयर्स इशू करती हैं, तो वो किसके थ्रू करती है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू, एफआईआई के थ्रू। ओके। जब हम उनके शेयर्स खरीदते हैं बाहर की कंट्री के, तो वो किसके थ्रू खरीदते हैं? एफआईआई के थ्रू, जिसको हम एफपीआई भी बोल देते हैं, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके। गुड। So, बच्चे increase from about USD 100 million in 1991 to US 73.5 billion। ठीक है ना? बिलियन और मिलियन में 1,000 डॉलर का फर्क होता है। ठीक है। तो बिलियन बड़ा होता है। समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। सो इसका मतलब ये अगर मैं बिलियंस में कन्वर्ट करूं, अगर 73500 मिलियन हो गया, जो कि मतलब सिर्फ 100 था। फर्क समझ आया? तो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। किसी को डिक्रीज तो नहीं दिख रहा ना ये 100 से 73.5, क्योंकि वो मिलियन और वो बिलियन है। वेरी गुड। In 1415, with the launch of Make in India initiative in September 2014, FDI policy was further liberalized due to this reason. The FDI inflow in India increased by 48%. तो Make in India का मतलब क्या था? अभी हुआ था मेक इन इंडिया। उससे पहले तो सेल्फ सफिशिएंसी था हमारा एफजेम्स में। ठीक है। वो तो कब था? 50 से 90 के बीच में। फिर हमने ग्लोबलाइज कर दिया और फिर हमने कहा मेक इन इंडिया मूवमेंट के मतलब यहाँ पे आओ, अपनी सेटअप करो कंपनीज। बाहर वाले 100% इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हम टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, यहाँ पे सेटअप करो अपनी कंपनीज। तो उससे बच्चे क्या हुआ? बाहर वाले लोग यहाँ पे आके अपनी कंपनियां शुरू करने लगे। तो बाहर वाले लोग ऑब्वियसली यहाँ पे बाहर अपनी करेंसी में पैसा लगाएंगे, तो उसे इनफ्लो आया। कितने रेट का इनफ्लो आया? 48% का। ठीक है जी। वेरी। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो ये तो इसकी वजह से रिजल्ट है। हाँ, ये नहीं बच्चा, ग्लोबलाइज किया तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने लग गए, एफडीआईज भी आई, तो ऑब्वियसली फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा इंप्रूव हुआ। ठीक है। सो देयर हैज बीन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम अबाउट यूएसडी 6 बिलियन इन 1991 टू अबाउट यूएसडी 321 बिलियन। ठीक है। ये तो क्लियरली दिख रहा है, बिलियन बिलियन है दोनों। तो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स दिख रहा है, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स इंक्रीज हो गया, मोर देन 50 है। इन 1415, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। तो ये आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज हम होल्ड ही क्यों करते हैं? एक तो बच्चे उससे हमारी करेंसी की वैल्यू की पावर बढ़ती है, नंबर वन। नंबर टू, आप क्या करोगे? अपना खाता खोलते हो। मैं आपको ये कहानी समझाती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। आप ना वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के साथ अपना खाता खोलते हो। कैसे? आप कहोगे मेरे पास इतनी करेंसी है, मैं आपके पास जमा करूं। ठीक है। कल को इन केस ऑफ एडवर्स, जब भी अगर कोई परेशानी खड़ी हुई इंडिया में, उसको पैसे नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा? कहेगा मेरे पैसे आपके पास फॉरेक्स पड़ा है, उसके अगेंस्ट मुझे दो। जैसे भी पाकिस्तान में क्या ना, जब इंडिया पाकिस्तानी प्रोटोटाइप बॉन्ड चल रही थी, तो हमने देखा था ना कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को
लोन जो है सैंक्शन कर दिया, बना नहीं सकता मुझे। Why? क्योंकि उसके फॉरेन एक्सचेंज भी होते हैं। ओके, अच्छा ये कारण होता है जिस वजह से हमारी करेंसी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर हमारे जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतने ही ज्यादा हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, उतने ही बड़े क्रेडिट वर्दी लोग बनते हैं इकोनॉमी में, लोग हमारे अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेटर होना एक अच्छी सिचुएशन है कि बुरी है बच्चा? अच्छी है। तो ये इट वाज एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर, पॉजिटिव्स। ठीक है, जब भी बच्चे क्वेश्चन आते हैं ना डिबेट टाइप का, वेदर और नॉट, ठीक है, या फिर डिस्कस, ऐसा कुछ आया, ठीक है ना, या जैसे भी क्वेश्चन था वो सब्सिडीज का, इट हैज 2 पॉइंट्स, सो देन यू हैव टू राइट बोथ द साइड्स, पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स। यू जस्ट कैन नॉट राइट वन साइड कि हाँ पॉजिटिव, नेगेटिव भी दिखाना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों को। ठीक है, काटते हैं बच्चों, मैंने आपके सभी। ओके, किसी और ने भी सिर्फ एक साइड लिखी है? आपने आपने लिखा वो क्वेश्चन, आपने नहीं किया? आपने भी नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, दोबारा से टेस्ट में सामने बिठा के लूंगी अपने किसी दिन। नेक्स्ट बच्चे, राइज इन एक्सपोर्ट्स अगेन। अगर हमने ग्लोबलाइज किया तो उससे क्या हुआ बच्चे? पहले तो हमने एक्सपोर्ट्स भी नहीं प्रमोट किए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि मैं टैक्सेस नहीं लगाऊंगी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में हटा रही हूँ, तो उससे क्या हुआ? Exports improve. Yes, very good. So, बच्चे, during the reform period, India experienced considerable increase in exports of auto parts, engineering goods, and IT software and textiles. तो IT software हमारा क्या था? Tertiary sector, ठीक है? Automobiles क्या है? Which sector? Tertiary है. Then engineering goods, अगर तो आप प्रोडक्ट्स है ना तो वो सेकेंडरी होते हैं, यस। एंड टेक्सटाइल्स भी हमारा सेकेंडरी है, वेरी गुड। कंट्रोल इन इन्फ्लेशन, बच्चे अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारा क्या कहते हैं रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, गुड्स हम अच्छे से मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो प्राइस जो है, महंगाई वो इतनी नहीं हो रही होगी, हाँ या नहीं? क्योंकि अब हमारी गुड्स की भी मार्केट में डिमांड है, हमारी करेंसी की भी मार्केट में डिमांड है, तो इन्फ्लेशन नहीं आता। देर इज मच मोर इंक्रीज इन द रियल आउटपुट और जीडीपी, ठीक है, इस वजह से इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है। So, बच्चे, increase in production, tax reforms and other reforms helped in controlling inflation. The annual rate of inflation reduced from the peak level of 17% is too high, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, in 1991 to around 5.48% in 15-16। तो 4 से 5% जो है एक डिसेंट इन्फ्लेशन से माना जाता है, ठीक है, ये 4-5 से ज्यादा ना हो। तो अब वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना लेके चल रही है, तो कह रहे स्टेडी रेट ही होना चाहिए। 17% में तो बच्चे बिल्कुल ही, तभी तो जब मम्मी पापा अपने बारे में बात करते हैं छोटे होते हैं, मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स ने कभी करी है, आपके दादा दादी ने, ठीक है, तो वो कहते थे हमारे टाइम पे इतने पैसे का एक समोसा आ जाता था। हम लोगों ने तो शायद पैसे कभी देखे भी नहीं है, मैंने नहीं देखे, वो माता के जरूर प्रसाद में लिखा हुआ है 25 का सिक्का मैंने। उसके अलावा आई डोंट थिंक तुम लोगों ने कभी जिंदगी में अपने सिक्के देखे हैं? अरे वो उसके जो पैसे वाले देखे हैं आपने? देखे? सबने तो नहीं देखे होंगे। चलो देखे हैं तो अच्छी बात है, मतलब यूज तो नहीं किए होंगे कभी, देखे भी होंगे तो, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है आजकल के टाइम में। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन इतना ज्यादा एकदम से बढ़ गया, जो चीज पहले पैसों में मिलती थी वो अब रुपयों में मिलने लगी थी, मतलब ऑलमोस्ट 10 100 टाइम्स ना, समझ गए? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ होगा बच्चा? प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हुई होगी, यस। डीनेशनलाइज हुई थी तो अगेन सारा शेयर हमने बात करी थी, या तो पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को बेचा, या फिर कहा शेयरिंग पे आ जाओ, है ना, तो इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर हुआ। तो आ जाओ, abolition of licensing system and removal of restrictions on entry of the private sector in areas earlier which were reserved for public sector have been enlarged the area of operation of the private sector। तो प्राइवेट सेक्टर जब भी बच्चा पिक्चर में आएगा तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट्स आएंगे, एफिशिएंसीज आएंगी, यस और नो? तो अगर एफिशिएंसी और प्रॉफिट आ रहा है तो क्या लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जीडीपी दोनों राइज होगा? यस, ठीक है। सो वाज इट बेनिफिशियल? यस, इट वाज बेनिफिशियल। ओके बच्चे,
दोबारा से पॉजिटिव्स क्या थे? नंबर वन, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। दोबारा से 5.6 से 17-18 में 6.7 हुआ, फिर 18-19 से 7.3 हो गया, 2 हो गया, सॉरी, यस। फिर हमने बात करी कि हमारा टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ रेट कितनी होगी? 10.3। बाकी आप नॉर्मल कर सकते हो कि एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आया, ठीक है, इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा पहले डिक्लाइन आया, फिर राइज होने लग गया उसके बाद, एंड टर्शरी में तो इंक्रीज ही इंक्रीज था। और कितना इंक्रीज था? 10.3% का ग्रोथ रेट था, ठीक है, वेरी गुड। देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने बात करी कि वो कितने से? सिर्फ 100 मिलियन से 73.5 बिलियन इंक्रीज हो गया, वेरी गुड। और वो ऑलमोस्ट कितना इंक्रीज था? 48%। देन राइज इन फॉरेक्स, बच्चे पहले यूएस 6 बिलियन था, विच रोज अप टू 321 बिलियन। फिर बच्चा राइज इन एक्सपोर्ट्स तो होना ही था। कौन से एरियाज में हुआ? ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी एंड अपना लास्ट कौन सा था? टेक्सटाइल्स, यस। फिर कंट्रोल इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पहले 17% था, जिसको कम करके अप्रोक्सीमेटली 5% कर दिया। इतना भी आप रख सकते हो, 5.48, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली भी लिख दिया तब भी चलेगा, ठीक है। देन इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, एंड जो हमारे रिजर्वेशन थे उसको हटा के जब हमने अलाउ कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो उससे क्या हुआ? एरिया ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। क्लियर है? देन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? तो कह रहे क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि ये बातें ठीक नहीं थी। क्यों? क्रिटिक्स हैव रेज्ड क्रिटिसिज्म अगेंस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो ये क्या है? अगेंस्ट है, अगेंस्ट, ठीक है। Especially in areas of employment, agriculture, industry, infrastructure development and fiscal management. Number one, growing unemployment. बच्चे मेरे को एक बात बताओ, आप जब अपने लिए काम कर रहे हो, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो, आपका सोसाइटी का कोई खास बहुत बड़ा बर्डन आप लेके चल रहे हो कि नहीं? आपको सिर्फ अपने पैसों से लेना देना है ना? मेनली तो प्रॉफिट मोटिव है ना आप लोगों का। तो बच्चे, जब अगर आपका प्रॉफिट मोटिव है तो आप क्या करोगे? सस्ते से सस्ता बनाओगे और महंगे से महंगा बेचोगे। आपको क्या कोई लेना देना है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोग पॉवर्टी में है? ऐसा कुछ नहीं लेना देना ना, नहीं। सो बच्चे उसकी वजह से, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे, हमारा क्या हो रहा था? ध्यान नहीं था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। हमारा मेन मकसद क्या रहा? कि कैसे हम एफिशिएंसी प्रोवाइड करके पैसे कमा सके, ग्रोथ हमारी हो सके, प्रॉफिट्स हम कमा सके। सो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में बढ़ रही थी। So, though the GDP growth rate was rising, this problem, this phenomena, which we will learn like later on in HCF, this problem is known as unemployment में, sorry, this is known as jobless growth. Jobless growth का मतलब है कि लोग जो है मशीनों से रिप्लेस हो रहे हैं। जीडीपी हमारा बढ़ रहा है एट द सेम टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है, तो और लोग क्या हो रहे हैं? अनएम्प्लॉय हो रहे हैं। दिस इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है बट लोग जो है वो क्या हो रहे हैं? जॉबलेस हो रहे हैं, राइट? Unemployed. So though the GDP growth rate was increasing in the reform period, but growth rate failed to generate sufficient employment opportunities in the country. Why? Because our population has been ever rising. Yes, but still हम जो है उसको क्या नहीं कर पा रहे? लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट है, जो जो लोग काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, राइट? नंबर टू, निग्लेक्ट एग्रीकल्चर। बच्चे, जो हमारे न्यू रिफॉर्म्स ये जो आए, इसमें इन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्री सेटअप करो, है ना, प्राइवेटाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करी, हमारी सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर भी इंक्रीज हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर का कुछ खास नहीं हो पाया। ना ही हमने एग्रीकल्चर की तरफ कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी, ना ही कोई खास स्कीमें लगाई। तो इस वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा थोड़ा सा, जो ऑलरेडी ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, वो और डिक्लाइन, ठीक है। अब दोबारा से जो नीति आयोग है, उससे बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए हैं ताकि एग्रीकल्चर को हम और अच्छा कर सके, ठीक है, रेगुलेट कर सके। So, बच्चा, the new economic policy has neglected the agriculture sector as compared to industry, trade and service sector. Number one, कैसे किया? Reduction in public investment. बच्चे, पहले ना गवर्नमेंट तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहा था, कैसे? सब्सिडीज देके, इंफ्रास्ट्रक्चर देके, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह देके, ड्रेनेज सिस्टम देके। अब नहीं कर रहे थे, ठीक है। आप कह रहे कि हमने जो डेवलप कर दिया HYV वाले टाइम पे, बस वो अब नहीं कुछ कर पा रहा।
ठीक है। सो उस वजह से एग्रीकल्चर में क्या हुआ, अगेन बैकवर्ड होने लग गया हमारा एग्रीकल्चर। So public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, road, market links, and research extensions, has been reduced only in the reform period. हाँ जी, रिफॉर्म पीरियड में। लेकिन अब मैंने आपको बताया नीति आयोग जो है दोबारा से स्टेप ले रहा है टुवर्ड्स इट्स रेगुलेशन। क्लियर? सॉरी, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज। बच्चे हमने लास्ट पढ़ा था सब्सिडीज के 2 पॉइंट्स हैं। अगेंस्ट वाले क्या कह रहे थे कि इट इज अ डेट ऑन द गवर्नमेंट ओनली, खर्चा गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। तो सब्सिडीज, क्योंकि अब सबको पता है कि काम क्या करने वाले हैं HYV सीड्स, तो सब्सिडीज मत दो एक्स्ट्रा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे एग्रीकल्चर एरिया से सब्सिडीज को खींचना शुरू कर दिया। ठीक है। जिस वजह से अगेन वो डिवाइड इंक्रीज होता रहा अमीर और गरीब फार्मर के बीच में। ठीक है। So, removal of fertilizer subsidy increase the cost of production, which adversely affected only the small and marginal farmers. अमीरों को नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ गरीबों को फर्क पड़ा। ठीक है। नंबर 3, लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। बच्चे जब इम्पोर्ट ड्यूटी इसको रिड्यूस करा गया तो क्या हुआ होगा, बाहर का कंपटीशन इंडिया की मार्केट में आया होगा। अब जो चीज सस्ती है, जो चीज बढ़िया है, लोग वही खरीदेंगे, हाँ या नहीं। तो उससे क्या हुआ होगा, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हुई होगी। यस। So this sector has been experiencing a number of policy changes such as reduction in the import duties on agriculture products. बाहर से जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी, बहुत कम लग रही थी, तो बाहर के प्रोडक्ट्स लोग खाने लगे, यूज करने लगे। ठीक है। रिमूवल ऑफ MSP, बहुत सारे देखो अभी भी जो लास्ट आपने देखा था फार्मर्स ने बहुत ज्यादा स्ट्राइक की थी, आई थिंक 2020 में, बिफोर कोविड, लाइक आसपास बहुत ज्यादा चक्के जाम हो रहे थे हर हर एक स्टेट में, याद है 2020 में अभी। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था बच्चे, फार्मर्स जो है रोड पे उतर गए थे, उन्होंने बहुत हंगामा किया था, आपने शायद न्यूज में देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है अपना MSP हटा रही है। पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हटाया गया, लेकिन अब वो क्या कर रहे थे, ये थोड़ी सी गड़बड़ खुद फार्मर्स भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चे, गंदा माल जो है ना गवर्नमेंट को फोर्स करते थे कि दैट यू बाय इट एट हाई प्राइसेस, राइट, व्हाटएवर जो रिजर्व प्राइस है उस पे। अच्छा वाला तो लोग मार्केट में खरीद लेते थे, बुरे वाला गवर्नमेंट के लिए छोड़ जाते थे, तो गवर्नमेंट कहती मैं क्यों गंदा खरीदूं। यस। सो बच्चा उस वजह से MSP गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज में हटाना शुरू कर दिया। राइट। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि एग्जाम्पल दिया कि अभी भी गवर्नमेंट जो है MSP किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हटाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से फार्मर्स जो है स्ट्राइक पे आ गए। ठीक है, सीधे होके बैठो यार तुम, इसका शेयर कर लो भविष्य के साथ। Then, lifting of quantitative restrictions on agriculture products. All these policies adversely affected the Indian farmers as they now have to face increased international competition. तो important बात तो ये है कि international competition increase हो गया था। अब ये क्या है बच्चे, लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। पहले क्या था, ये कहा गया था कि इतने टन से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा बैरल से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब वो क्वांटिटी घटाती थी काफी हद तक, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि रिस्ट्रिक्शंस जो है इंपोर्ट पे वो हटा दिए गए थे काफी हद तक, अभी और हटा रहे हैं। ठीक है जी। सो उससे कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। देन शिफ्टिंग टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स। बच्चे हमारे को किसने सिखाया था, ब्रिटिशर्स ने, कि फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स में इन्वेस्टमेंट करो। अब क्या हुआ, फार्मर्स को पता चल गया जी हम ऐसे पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कैश क्रॉप में पैसा लगाना शुरू कर दिया, मतलब उनकी ही प्रोडक्शन इंक्रीज करती। ठीक है। सो बच्चे ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, ऑब्वियसली हम कैश क्रॉप्स क्यों बनाएंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए तो नहीं, फॉर सेल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्म में है, चाहे वो फिनिश गुड्स फॉर्म में, यस और नो। सिल्क यहाँ से बन के बाहर जा रहे हैं, कॉटन जूट यहाँ से कुछ बन के जा रहे हैं, हाँ या नहीं। इंडिगो के भी जो भी जा रहे हैं प्रोडक्ट्स। So due to export oriented policy strategies in agriculture, the production shifted from food grains to cash crops for the export market. It led to rise in the price of food grains. Obviously क्यों हुआ होगा rise in price, बताओ बच्चे, प्राइस राइज क्यों हुआ होगा। ओ, क्या हुआ है? दे यार तो मत बोलना। Why? Okay.
बच्चे क्या हुआ, क्योंकि हर कोई हमारे को खाना खाने के लिए चाहिए, ठीक है, और हमारे को नॉलेज भी है, हमें बाहर से एक्सपोर्ट को मिल सकता है, ठीक है। आप लोग क्या करें, लोगों लग जाओगे अपने अपने लैंड पे, हर कोई से क्या रिलीज करो, स्टॉक फूड क्रॉप बना दो। तो हमारी इकोनॉमी की मार्केट है कि हमें खाना भी बहुत ज्यादा चाहिए, ये तो बच्चे हमें खाना कम बना रहे हो आप, तो कम हुआ है क्या, इसकी मार्केट में लिमिट करंट के ऑर्डर में इंडियन गवर्नमेंट वो फूड, ठीक है जी, सप्लाई है। अब ये तो तीन समझ आए, पहला ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे हम। अब थर्ड पे हम जा रहे हैं बच्चे, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो बच्चे अगर मैंने ग्लोबलाइज कर दिया सब कुछ, तो बाहर की मार्केट दोबारा से यहाँ पे आगे बैठ गई, चीपर गुड्स विद गुड प्रिसिशन, यस और नो। समझिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड a slowdown due to the following reasons. Number one, cheaper imported goods due to globalization. क्या हुआ, ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल जो है उसकी वजह से इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज व एक्सपोज टू इम्पोर्टेड गुड्स। चीपर इम्पोर्टेड गुड्स जो है उन्होंने रिप्लेस कर दी डोमेस्टिक मार्केट, जिस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा होने लग गया। कौन से एरियाज में, चाइनीज गुड्स आज सके, हाँ या नहीं। क्या बच्चे, जो लाइटें जो हम दिवाली पे लाइट्स बनाते हैं वो ज्यादा सारी इंपोर्ट होती है फ्रॉम चाइना। क्या हम उसी रेट पे वैसे ही सेम लाइटें सस्ते रेट पे बना सकते हैं? नो, ठीक है नॉट। दो द शेल्फ लाइफ इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, वो पता नहीं घर पे आके चले ना चले, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, फिर भी क्योंकि हमारी मार्केट इतनी वास्ट है और हर कोई सस्ते से सस्ता खरीदना चाहता है, तो उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है जी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, दूसरी चीज क्या थी, गवर्नमेंट क्योंकि अभी हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, फिर भी अभी भी मतलब हम उस टाइम की बात करें, आज की बात नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट कुछ खास इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पावर, ठीक है, वाटर, इन सब चीजों की सप्लाई, राइट। So much of the infrastructure facility, including power supply, have remained inadequate due to lack of investments. आज भी है, पावर कट्स हमारी कंट्री में लगते हैं, बाहर की कंट्री में पावर कट्स नहीं लगते हैं, पता है, बिजली नहीं जाती है। नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, बच्चे बाहर की कंट्रियों ने ना, देखो अभी डब्ल्यूटीओ के सारे जब मेंबर्स नहीं थे तब की बात करेंगे, अब जब डब्ल्यूटीओ के हर कोई मेंबर है तो उनको तो हर एक के लिए रूल्स सेम है, ठीक है। तो कह रहे हैं, जब वो वाले लोग क्या, तो जो डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स नहीं थे, है ना, उन्होंने क्या किया बच्चा, गैट वाले टाइम पे कह लो जब 23 लोग थे सिर्फ, उन्होंने क्या करा, नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब कि क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए कि अगर इंडिया से सामान आ रहा है तो इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। सो बच्चे फिर क्या हुआ, फिर हमारा ही नुकसान है, बाहर से तो हमने सबको अलाउ कर दिया था पर हम जा ही नहीं पा रहे थे बाहर, ठीक है। सो बच्चे ऑल द कोटा रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, बट सम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस हैव नॉट रिमूव their quota restrictions on import of textiles from India। यूएस में अभी भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने टेक्सटाइल्स तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ है इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता था, वेरी, तो उन्होंने सही आंसर दिया है। जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को मार्केट में बेच देती है, एसेट्स को बेच देती है ना, एसेट क्या, पीएसयू के शेयर्स, ठीक बात है। सो मुझे गवर्नमेंट हैज ऑलवेज फिक्स्ड टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पीएसयूज पीएसईज एक ही बात है। For instance, in 2014-15, the target was 56,000 crores, whereas the achievement was about 34,500 crores. However, according to some scholars, disinvestment policies of the government were not successful because the assets of PSEs were undervalued and sold to private sector. तो कह रहे हैं हमारा टारगेट क्या था कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट कितने तक की करनी है, 50,000 करोड़, लेकिन कर कितने पाए, ओनली 34,500 करोड़ की। और कह रहे हैं और भी, सिर्फ यही बात नहीं है कि हम अपना ढंग से टारगेट नहीं अचीव कर पाए, कह रही दूसरी चीज की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी एसेट्स को या शेयर्स को उसको ढंग से वैल्यू नहीं करा हुआ था, और वो सस्ते दामों पे उसने किसको बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया।
बिकनी ज्यादा टाइम की चाहिए थी, बट गवर्नमेंट ने अपनी वैल्यू ही कम लगाई कि अंडर वैल्यूड का मतलब समझ आया कि अगर कोई 50 की चीज है तो उसको कहा कि मैं 40 में बेच। ओके। Number two, moreover, such proceeds from disinvestment were used to compensate shortage of government revenues rather than using it for development of PSCs and building social structure in the country. कह रहे ये जो पैसा है ये क्यों लगाया गया, गवर्नमेंट ने अपने रोजमर्रा के खर्चों पे ही लगा दिया, डेफिसिट्स को खत्म करने में, डेवलपमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, समझ आया। दो रीजंस है, कह रहे दिस इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी उतनी नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि हमने जो टारगेट सेट किया था 50,000 करोड़ का, वो कितने तक अचीव हो पाया? ओनली 34,500 करोड़। दूसरा, स्कॉलर्स ने ये कहा कि गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स को ही डी वैल्यू मतलब कम वैल्यू किया हुआ था, अंडर वैल्यू किया हुआ था, जिसकी वजह से सस्ते पे ही प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो गया खरीद के। दूसरा, गवर्नमेंट को जो पैसा आ रहा था वो क्या कर रहा था, देखो सिर्फ अपने गवर्नमेंट जो है रेवेन्यूज की जो शॉर्टेज थी उसको कंपनसेट कर रहा था, मतलब खर्चा ज्यादा था, रेवेन्यू कम था, है ना? तो उसको जितना पैसा चाहिए था जो लोगों या डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा था वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा था, समझ आ गई? डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, या फिर पुराने डेट्स को ही रिपे कर रहे थे, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। तो उससे अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या आगे हम कुछ अच्छा कर पाएंगे? नहीं। क्लियर है यहां तक? Ineffective tax policy. Tax reduction in the reform period was done to generate larger revenues and to curb tax evasion. याद है हमने करा था कि टैक्स जो है वो उसके स्लैब रेट्स गवर्नमेंट ने कम कर दिए थे ताकि जो लोग पहले टैक्स पे नहीं कर रहे थे अब वो टैक्स की चोरी बंद करके टैक्स पे करें। ठीक है, सो कह रहे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रिफॉर्म्स में टैक्स चेंजेस लाए, कम कर दिए टैक्सेस ताकि लोग टैक्स की चोरी करना बंद कर दे। टैक्स इवेजन इज टैक्स की चोरी। ठीक है, बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप ऑफ रेजिंग रेवेन्यू थ्रू गवर्नमेंट ड्यूटीज। तो कह रहे जो टैरिफ कम किया था, है ना, टैरिफ समझ रहे, टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब वो रिड्यूस किया बच्चे उससे क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी से जो गवर्नमेंट को टैक्स आता था वो नहीं आया, रेवेन्यू कम हो गया गवर्नमेंट का, नंबर वन। नंबर टू, टैक्स इंसेंटिव्स provided to foreign investors to attract foreign investments further reduces scope for raising tax। तो दूसरा क्या है, हम वैसे क्या करते थे, अपने लोगों से तो हम टैक्स लगा लेते थे, ले लेते थे, अब हमने बाहर से एफडीआईज और एफआईआईज के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट मंगवाई, हमने कहा आप यहाँ पे आके कंपनियां सेटअप करो, आप यहाँ के शेयर्स खरीदो, आपको इतने साल टैक्स नहीं पे करना है, या फिर गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट दे रही है, तो उससे भी गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू कम है। ठीक है जी, दोबारा से सुनो, पहले गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा टैक्स, ह्यूज टैक्सेस लगाती थी लोगों की बिजनेस इनकम के ऊपर भी एंड इंपोर्ट्स के ऊपर भी। ठीक है, पहली चीज डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना, ग्लोबलाइज किया, तो फिर उसके ऊपर टैक्स कम करना पड़ गया। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी से जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया, नंबर वन। नंबर टू, हमने क्या करा, एफडीआईज और एफआईआई से पैसा जो मंगवाया, हमने कहा यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे या कम टैक्स लेंगे, तो ओवरऑल भी पैसा गया। यस और नो? तो जो फायदा था कि हम आप लोगों से कम पैसा लगाऊंगी, इंडियन सिटीजन से पैसा कम लूंगी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी डाउन हुआ। ठीक है, समझ आ गया? देन स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों कम करने की कोशिश की थी गवर्नमेंट ने, ताकि हर कोई टैक्स पे कर, तो आप सारे जो टैक्स पे कर रहे हो, बाहर के जो पैसे यहाँ पे आके लोग लगा रहे हो वो टैक्स नहीं पे कर रहे, और कस्टम ड्यूटीज के ऊपर भी टैक्स लेने लग रहा, तो गवर्नमेंट को कोई खास फायदा नहीं हुआ, ये कह रहे। ठीक है जी, समझ आ गया ना, ऑफसेट हो गया। देन स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? फ्रीडम ऑफ चूजिंग गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर इज द किंग। पहले क्या था, केयर टेम्पटर, लेट द बायर बी वेयर, इफ यू आर बाइंग समथिंग देन इट इज योर फॉल्टी चॉइस। देन केम कि कंज्यूमर इज द किंग, व्हाटएवर कंज्यूमर डिमांड्स यू हैव टू डू इट। तो लग्जरियस गुड्स की तरफ ध्यान, जो भी इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं महंगे महंगे बिक रहे हैं भाई, लोग सुपीरियर एंड इंपोर्टेड गुड्स, लग्जरी गुड्स के ऊपर ज्यादा फोकस हो गया लोगों को। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमरिज्म। सो इट्स नॉट गुड ओवरऑल। ठीक है ना? So, Bacha, the new policy has been encouraging a dangerous trend of consumerism by encouraging production of luxuries and items of superior consumption only. ठीक है, महंगे और अच्छी क्वालिटी के ही गुड्स लोग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्योंकि अब पता चल रहा है ना कि बेकार चीजें तो उसको नहीं खरीदेंगे।
ठीक है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब सर्विस सेक्टर जैसे कि टेलीकॉम, बैंकिंग, आउटसोर्सिंग, ये सारे एरियाज तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे। इंडस्ट्रीज फिर भी उतना ग्रो नहीं कर पा रहा था क्योंकि टफ कंपटीशन था। और एग्रीकल्चर का तो हमने पढ़ ही लिया कि वहां पे ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, तो अनबैलेंस ग्रोथ हो गई। यस। इंडिया अलोन इज अ कंट्री which has seen a lopsided growth. What is lopsided growth? It is Haji, one-sided pairing, and one-sided growth only in case of service sector. तो यूजुअली सारी कंट्रीज में ग्रोथ कैसे देखी? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो हुआ, इंडस्ट्रियल से टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पे हमने देखा एग्रीकल्चर से सीधा टर्शियरी इंक्रीज हो गया, हमारे सेकेंडरी में भी गड़बड़ा फिर भी बेटर, बट उस लेवल में नहीं था। दिस सम्स अप योर चैप्टर आई थिंक। यस। डब्ल्यूटीओ के बारे में हमने बच्चे कर लिया था। मेरिट्स ऑफ एलपीजी वही है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वही है सारा। आज वो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके फिर एक बारी। जीएसटी कराना है गुरु, जीएसटी। यस। तो अब आप लोगों को पता ही है पर फिर भी ठीक है बच्चे। जीएसटी जो है इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2017 फर्स्ट ऑफ जुलाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017। अर्लियर इट वाज जस्ट अ बिल which which was never passed by both the houses, so it took a lot of time to just pass it and then make it an act. ठीक है, पहले क्या होता है, कागज होता है। ठीक है, लोग बैठते हैं लोकसभा में, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम ये जो है एक्ट, इस बिल को मतलब इस कागज को हम पास करके एक कानून बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो बच्चे बिल फिर कहा जाता है, अगर लोकसभा के सारे लोग ओके करते हैं, प्रेसिडेंट ओके करता है, तो फिर कहा जाता है कि पास कर दो, मतलब आगे जाओ। तो राज्यसभा के पास जाता है जो कि सिर्फ डिस्कशंस एंड डिबेट्स कर सकता है, उसको कंप्लीटली खारिज नहीं कर सकता, इट कैन जस्ट डिले द प्रोसेस। ओके, वंस राज्यसभा सेज ओके इट इज पास्ड, देन प्रेसिडेंट जो है वो साइन करेगा, affirm करेगा, assent देगा that okay I confirm that this bill can now be converted into an act। ठीक है, from the date mentioned in, अगर तो डेट लिखी है तो ठीक है, वो भी डेट से, नहीं तो आज से ही इसी टाइम से लागू। ठीक है, देन वो क्या हो जाता है, एक एक्ट कब बनती है, जब ऑफिशियल गैजेट एक किताब होती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें लिखा जाता है कि ये वाली एक्ट या ये वाला बिल इज इन पास हुआ है और इसको अब हम एक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये लॉ बन गया है फ्रॉम 4 months, तो ऑफिशियल गैजेट में जाएगा, तो वो बिल जो है एक एक्ट बन जाएगी और वो इनैक्ट होगी थ्रू। ठीक है, सो हमारा जीएसटी बना तो बहुत टाइम से था बट ये पास नहीं हुआ था, तो थ्रू अमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of July 2017। ठीक है, वेरी। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 29 मार्च को पास हुआ था और उसमें डेट लिखी थी कि 1st of July से ये एक्टिव होगा। ठीक है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ जीएसटी? यस, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल के सारे टैक्सेस को हटा के एक में यूनिफाइड टैक्स हम करना चाहते थे। यस, व्हाट एल्स? गवर्नमेंट की पार्ट्स को भी यूनिफाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखा, अब आप कभी देखो बिल, तो उसमें जी जी एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, इंडिया यहाँ पे यूजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी सॉरी, है ना, यूनियन टेरिटरी का। कैसा होगा, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स जाएगा और स्टेट का एसजीएसटी जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी होता है। सो बच्चा यहाँ पे गवर्नमेंट को इकट्ठे पार देने के लिए, और ये सारे अटरम पटरम टैक्सेस जैसे सेल्स टैक्स हटाओ, ठीक है, फिर मतलब सेल्स टैक्स भी सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो कब लगता था, जब दो स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर, उसमें वो लड़ते नहीं, मेरी साइड से सेल है, मेरी साइड से परचेज है, तो वो गड़बड़, राइट। वैट लगता था जब एक ही स्टेट के अंदर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब हरियाणा की चीज हरियाणा में बिकी, ठीक है, और पंजाब की चीज पंजाब में बिकी, जब हरियाणा और पंजाब में बिक्री थी तब ये किसके पास गया? ठीक है, देन हमारा ये कस्टम ड्यूटी तो अभी भी अलग से देते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज अगेन जीएसटी, देन योर व्हाट व्हाट का मैंने मॉडिफाइड था।
राइट। उसके बाद हमारे पास एक्साइज ड्यूटी व्हिच इज स्टिल डिवाइडेड इन सर्टेन स्टेट्स, लाइक अगर आप शराब की ऑर्डर देते हो फॉर सेल ओनली इन फॉर सेल ओनली इन एचपी, फॉर सेल ओनली इन चंडीगढ़ एंड सिटी कॉलेज, तो उसके ऊपर जो टैक्स का वो एक्साइज ड्यूटी स्टेट देती है। तो कुछ चीजों में ऑलरेडी है, ठीक है, 100% किताबों में तो ये पहले इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो यूनिफाइड टैक्सेस और हर गवर्नमेंट को उनकी पावर देने इंटीग्रेट करने के लिए पास जीएसटी जो है आया, ठीक है। सो बच्चे इट इज कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होगी वैसे वैसे टैक्स लगेगा। वैल्यू एडिशन का मतलब अगर गेहूं जो है फार्मर ने बेचा फॉर 100 रुपीज, दैट गेहूं विल नाउ बी कन्वर्टेड इनटू चक्की विद वो सारा फ्लोर में, ठीक है, फ्लोर मिल में जाएगा। तो वो जो चेंज आया दैट इज अ वैल्यू एडिशन। 100 रुपीज की नाउ वो जो है आटा दैट विल बी सोल्ड से सपोज फॉर 130, ठीक है। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग हुई, थैली चेंज हुई, तो 150 का बिका, 20 रुपीज की वैल्यूडेशन। तो हर वैल्यूडेशन पे ही टैक्स लगेगा जस्ट लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, ओनली वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगा। क्लियर। सो थर्ड, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे बढ़िया रिफॉर्म है। देन ये है इसका स्लोगन बच्चे, वन नेशन वन टैक्स, यूनिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड 23 सेसेस को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो हल्का सा ना लिख लो, पेज जगह है ना पीछे, लिखो जीएसटी। तुम दूसरा कोई रजिस्टर खोल लो भाई। जीएसटी बच्चे कब आया था, लिख लो, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, ठीक है। उसके बाद it is based on it is based on maxim वन नेशन एंड वन टैक्स। मैक्सिम मतलब रूल, MAXIM, मैक्सिम, ठीक है। यार कैरेडो जो भी लिखना चाहते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, बट बेटर वर्ड मैक्सिम होता है। मैक्सिम, वन नेशन वन टैक्स। it has replaced it has replaced 17 indirect taxes. It has replaced 17 indirect taxes and 23 cesses, ताकि मल्टीपल रिटर्न्स एंड असेसमेंट्स की जरूरत ना हो। रिटर्न्स मतलब बार बार जो आप टैक्स भरते हो, है ना, अलग अलग तरह की, कि एक्साइज के अलग भरोगे, सेल्स के अलग भरोगे, तो वो भी सारी टेंशन खत्म होगी। एक ही फॉर्म निकलता है, उसमें ही रिटर्न भर दो, ठीक है। ये लिख लिया बच्चे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। नंबर वन, सीजीएसटी, सॉरी, ये इंट्रा स्टेट सेल पे ही लगता है, जो कि सेंटर को जाएगा पैसा। नेक्स्ट इज एसजीएसटी, अगेन इंट्रा स्टेट सेल पे लगेगा, और ये किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। और यूटीज के पास भी यूटीजीएसटी जाएगा, ठीक है, वो स्टेट का ही है ना। लास्ट आईजीएसटी, दिस इज ऑन इंटर स्टेट सेल। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब टैक्स लगता है तो उसको आईजीएसटी बोलते हैं। तो इसमें सेंटर और स्टेट का दोनों का आधा आधा हिस्सा होता है, दोनों बांट लेती है, ठीक है। देखो अभी भी 50-50% ही है, बट अगर बाद में गवर्नमेंट को अगर चेंज करना है ना, तो इनके ऊपर टैक्स रेट्स में अपना अपना प्रोपोर्शन चेंज कर सकती है, समझ आई। लेकिन यहाँ पे हमेशा 50-50 ही होगा, ये कहने का मतलब है इनका, ठीक है। समझ आ गए तीन तरह के टैक्सेस। नेक्स्ट, आईटीसी क्या होता है, आप समझेंगे बहुत ध्यान से। इनपुट क्रेडिट, ठीक है, ऑफ जीएसटी। पहले भी इनपुट क्रेडिट होता था, ये क्या होता है, जैसे सपोज मैंने समीरा से कोई सामान खरीदा 100 रुपीज, ठीक है, बोलो बच्चा, 100 रुपीज का सामान खरीदा जिसमें टैक्स भी था, टैक्स 10, ठीक है। इसका मतलब मैंने इनको कितना टैक्स दिया, 10, ओके। इन्होंने भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट को दिया होगा ना वो टैक्स 10 रुपीज का, तो गवर्नमेंट के पास 10 रुपए का टैक्स डिपॉजिट होगा, और मैंने समीरा को 10 का टैक्स। अब मैंने वैल्यू एडिशन की, ठीक है, उसमें, और मैंने वो प्रोडक्ट 130 का भविष्य को बेचा, कितने का, 130,
तो कितने की वैल्यूएशन की? 30 की। हाँ ये लिखेंगे सपोज 30 के ऊपर 6 रुपीज फ्री का टैक्स। ठीक है, कितना? 3 रुपीज का टैक्स। अब मैं टोटल टैक्स मैंने कितना दिया जो मैंने सभी को देखिए, और 3 जो मैंने से वैल्यूएशन पे लेना है। और मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी नहीं करते हैं सभी का तुम जानते हो कितना गया। मैंने कितना किया था? बच्चा गया है 10, क्योंकि परचेज पे किया। तो परचेज पे जो टैक्स पे करते हो उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट समझते हैं? जॉब परचेज है तो उसको इनपुट टैक्स। अब मैंने जो इसको आगे गुड बेचे, जो मैंने इसको आगे 140 के गुड बेचे और इसने 30 रुपीज का टैक्स ले लिया, समझ गए? उसमें से फ्री मैंने गवर्नमेंट को भी और दे देना कुछ समझ आ जाएगा। तो इसमें मैंने कितने का टैक्स लिया? 30 क्लियर है सबको? तो इसमें 30 का मैंने इसमें टैक्स लिया है, इसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट सेल के ऊपर जो मैंने परचेज पे टैक्स दिया दैट इज इनपुट टैक्स, जो सेल में टैक्स पे दिया दैट इज आउटपुट। But if I have already paid the government how much tax? 10 rupees. Do you think it's fair to give government another 13 rupees? Then I will ask you what tax होगा? हाँ या नहीं? तो सिर्फ आज कैसे फाइनल करने वाला, ठीक है? इससे आज फिर क्या होगा देख सकते हैं। तो बच्चे पे तो यही करेगा बर्डन लाइफ ऑन द फाइनल कंज्यूमर लगाते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ही वही होता है, बर्डन पे आपकी शिफ्टिंग सामान का जो नजर फाइनल कंज्यूमर कोई टैक्स पे करना पड़ता है, वो कोई भी आप बच्चे इसको छोटी ना करना ही मैं ये भी छोटी का नहीं होगा। जब मैंने से छोटी का मैंने कर दिया, मैंने करना और मैंने ऑलरेडी कितना पे कर दिया? 10 का। मैं दोबारा से 10 रुपीज टैक्स पे करूंगी, राजा कितना गवर्नमेंट को दूंगी? 3। तो गवर्नमेंट ने मैंने 3 का भी दे दिया, 130 का मैंने स्टार्ट किया। तो 3 रुपीज टैक्स कैसे बना? मैं उसको भी समझाऊंगी। मैंने 30 रुपीज कर दिया और मैंने वहां पर ऑलरेडी आपको 10 रुपीज थ्रू करेगा देगा। तो एक्चुअली में मेरी लायबिलिटी की एक्स्ट्रा की बनती है, समझ आया? तो जो माइनस किया है 10 रुपीज, जो मैंने 10 रुपीज अपने बुक्स में माइनस किया ना, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट हो। ठीक है, समझ आ गई? डॉट आउट। And input tax credit means reducing taxes paid on inputs from taxes to be paid on output. समझ आ गई? इनपुट के ऊपर टैक्स मतलब जो मैंने परचेज के ऊपर 100 रुपीज का 10 रुपीज का टैक्स पे किया, एंड वो किस में से माइनस हो रहा है? फ्रॉम टैक्स ऑन आउटपुट। दैट मीन्स जो सेल पे 13 रुपीज मैंने लिए थे उसमें से बच्चे 10 में ऑलरेडी पे कर चुकी, तो मैं वो माइनस करके एक्चुअल में टैक्स लायबिलिटी कार्तिक कितना की दिखाऊंगी? Where any supplier of goods or services supplied to a taxable person, the GST is known as input tax. Important बात ये है कि बच्चे देखो मेरी बात सुनो, ये taxable person होना चाहिए। मतलब अगर से सपोज इसमें जो मैंने सामान बेचा ना और वो exempted from tax, पता है तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में जानना है, ऐसे भी समझो कि taxable में होना चाहिए। अगर इसको टैक्स नहीं पे करना है इसको और गवर्नमेंट में बात कर देंगे टैक्स को पे करना, तो 10 में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो जैसे ही मैं आपके निकाल देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, और ना भी उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या रहेगा वाला उससे सपोज एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने 30 से ले लिया, लेकिन मुझे टैक्स पे करना तो दिया उससे फिर भी गवर्नमेंट इससे मैंने कितना लिया 30, तो वो गवर्नमेंट को पूरा ये ज्यादा फायदा। ठीक है, ऐसा हो जाए जिसमें टैक्स भी नहीं करना, वो फायदा नहीं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को नहीं मिलेगा, जिसमें टैक्स नहीं मिलेगा, जिसमें टैक्स पे किया उसको मिलेगा। ठीक है, ये नहीं लिखी वैसे समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। थोड़े लेवल की बात है क्लियर है? यहाँ तक जितना तुमको समझाया इनपुट टैक्स क्रेडिट होता गया बच्चा। सो रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन होगा इसका, यस। कोई हिडन टैक्स नहीं रहेगा ना, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है, सीधा टैक्स है 10 और फिर 3। फिर डेवलपमेंट ऑफ अ हार्मोनाइज्ड नेशन मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हार्मोनाइज मतलब इकट्ठे, हाँ या नहीं? देन हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड्स, एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड्स। तो हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड का मतलब है कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं पे कर रहे तो आपके पास बच रहे हैं ना पैसे, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स पे करोगे तो आपके पास अपने खर्च करने के लिए पैसे और कम हो जाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है
क्या कर रही है, एजुकेशन एंड मतलब आप लोग अपने एसेंशियल नीड्स पे खर्चा कर सकते हैं, एजुकेशन पे भी। यस, कस्टमर्स हैव वाइडर रेंज ऑफ चॉइस। अगर आप लग्जरीज खरीदते हैं तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे हायर टैक्सेस, यस और नो। बट इफ यू आर परचेजिंग नेसेसिटी और मेरिट गुड्स देन ऑब्वियसली लोअर टैक्सेस और नो टैक्स एज अ केस में भी। देन इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, से लेन देन ज्यादा अच्छा और बढ़िया है, क्लियर है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है लोगों के बीच में। नहीं तो यही होता था, इंटर स्टेट के लिए रजिस्टर कराओ, फिर इंट्रा स्टेट के लिए पंगा है। तो इतनी सारी इन्होंने प्रॉब्लम्स ही खत्म कर दी। इन्होंने कहा तुम बस बिजनेस करो, टैक्स दो, क्लियर। लास्ट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर बिजनेस ज्यादा हो तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, ठीक है। जीएसटी काउंसिल कौन है बच्चे? वो वाला इंसान जो कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है अबाउट जीएसटी एंड उसके क्या रेट्स होने चाहिए, ठीक है। काउंसिल वो होगा ना जो हेड बैठा है, बस। सो बच्चे, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऑब्वियसली जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी होगी, आपको अलाउ किया गया कि आप सारे मेंबर्स क्या हो, काउंसिल्स हो, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब विच इज इंस्टीट्यूटेड एंड फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर मेकिंग recommendations टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू जीएसटी। तो पहली बात तो बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लर्न करने की जरूरत नहीं है। 279A के अंडर आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पास जो है वो आई गई है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल विल बी ज्वाइंट फोरम। इसमें कौन कौन इंसान है? एक तो चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन मतलब हेड कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। दूसरा, वाइस चेयरमैन होगा जो कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में से आप कोई भी चूज कर लो। देन मेंबर्स, मेंबर्स कौन होंगे? जितने भी ये फाइनेंस, एमओएफ होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी एमओएस, एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जितने भी मिनिस्टर्स हैं और टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे हर स्टेट के इसके मेंबर्स, ठीक है। कुछ लर्न खास करने की जरूरत नहीं। कोरम क्या होता है कि जब मीटिंग कर रहे हैं, जब मीटिंग बुलाई है, तो कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए? तो कह रहे 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम ऑफ इट्स मीटिंग। मीटिंग समझते हैं ना, इकट्ठे साल में एक बारी एक मीटिंग होनी कंपल्सरी। अगर हम सारे मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल के, कोई भी बात इंपॉर्टेंट डिस्कस करिए, नहीं तो मैंने आपको कहा कि साल में एक बारी तो हमने मिलना ही मिलना है, ताकि हम अपडेट्स रहें। तो मिनिमम कितने लोग चाहिए मीटिंग स्टार्ट करने के लिए? 50, 1 उससे कम में नहीं। बाकी जो आप लॉ पढ़ोगे उससे कम होती है, 1 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी है? 50%, कम से कम 50% लोग बैठे हैं। द मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग द डिसीजन, ऑब्वियसली मेजोरिटी विंस, ठीक है। अब कोई भी लड़ाई होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो किसकी बात को माना जाएगा? जिसमें मेजोरिटी लोग हैं, ओके। सो वही बात है, मीटिंग, और वो जो मेजोरिटी है वो है 75%। यहाँ पे 51% मेजोरिटी नहीं है। यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन एक चीज होती है जहां पे अगर 2/3 लोग मानेंगे तब बात पास हो गई, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। सो डीमोनेटाइजेशन तो याद होगा क्या हुआ था 2018 में बच्चे, जब नोट्स जो हैं डिफरेंट डिनोमिनेशंस के गवर्नमेंट अब इशू करेगा और पुराने वाले खत्म करके वापस ले लेगा। दिस इज डन टू क्रब ब्लैक मनी, है ना, होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी, उसको खत्म करने के लिए ही है। और बच्चे ये देखने के लिए कि एक्चुअल में मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी है, यस, यही मकसद होता है डिमोनेटाइजेशन का। सो इट इज एन एक्ट ऑफ रिमूविंग करेंसी यूनिट्स फ्रॉम इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है हमने पढ़ा था, जो लॉ कहता है कि ये मनी है। तो अब आप, अब उस टाइम पे 2018 में बच्चे, 2016 में, सॉरी 2016, 16 आई थिंक, यस, 16 दिसंबर मेरे फाइनल का एग्जाम था, मुझे ध्यान है। सो ये वाली करेंसी बच्चे बंद हो गई थी, ठीक है। तो इसको लीगल टेंडर नहीं माना जाता, मतलब अगर आपको ये वाला नोट दे के आप मना कर सकते हो उसको, हाँ बोलोगे मैं नहीं लेती, क्यों? क्योंकि अब लॉ ने कह दिया ये पैसा नहीं है, तो लीगल टेंडर अब ये नहीं है ना, समझ गए। सो इट इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग करेंसी फ्रॉम इट्स लीगल टेंडर। फिर ऑन 8 नवंबर 2016, हाँ मुझे याद है, मेरे एग्जाम था ही उसके अगले दिन की बात है ये। सो 8 नवंबर 2016 इट वाज डिसाइडेड टू डीमोनेटाइज हाई वैल्यू करेंसी नोट्स टू द डिनोमिनेशन ऑफ 500 एंड 1000 विद इमीडिएट इफेक्ट टू बी सीज्ड एट लेट नाइट। याद है, एकदम से बोल दिया गया था कि अब ये जो है करेंसी नो मोर करेंसी है, यू कैन मेक पेमेंट्स थ्रू
यूपीआई दिस थिंग प्लास्टिक मनी और गेट इट जस्ट कन्वर्टेड, पता नहीं थोड़ा टाइम पीरियड था, एक या दो रात का था कुछ ऐसा, है ना? याद है कि नहीं है तुम्हें? तुम्हें कुछ ध्यान शायद है कि नहीं है, मुझे इसलिए ज्यादा ध्यान है बिकॉज माई मदर जस्ट मेट विद एन एक्सीडेंट दैट इवनिंग ओनली। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो एकदम से प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, देन वी हैड टू मेक पेमेंट्स लाइक ऑनलाइन। गवर्नमेंट आई थिंक हॉस्पिटल्स को अलाउड था दैट यू कैन टेक 1500 के नोट्स, अदरवाइज यू जस्ट हैड टू गेट देम कन्वर्टेड इनटू अदर करेंसी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो बच्चा दीज नोट्स अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 86% ऑफ द कंट्रीज कैश सप्लाई। तो ये कितने थे? 86%। जो जितना भी कैश हो रहा था, जितनी भी सप्लाई थी, वो 500 और 1000 के नोट्स पे थी। ज्यादा लोग 50 और 100 के लेते देते नहीं थे नोट्स। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू करप्ट करप्शन, एक तो करप्शन जो करते हैं उनको पकड़ना, काउंटर फीट द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो ये बड़े नोट्स की वैल्यू यूज होती थी उसको खत्म करना, कैंसिल करना, इस काउंटर फीट करना। ठीक है, एंड स्पेशली द क्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, वो इंपॉर्टेंट बात थी। जनरेटेड इनकम, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लो, डिमोनेटाइजेशन की हेडिंग डालो, डिमोनेटाइजेशन लिखो। इट इज एन एक्ट, डेफिनेशन, इट इज एन एक्ट ऑफ रिमूविंग, इट इज एन एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट, it is an act of removing currency unit from from its status, from its status as legal tender। के फ्रॉम इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, तो जो पहले लीगल टेंडर था उसको हटा के बोल दिया गया कि अब आप लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं हो, यू आर नो मोर रिकॉग्नाइज अंडर लॉ एज अ करेंसी। लिख लिया। सेकंड डेट लिखो, डेट कब थी? इट वॉज डन ऑन 8th of November 2016। ब्रैकेट में लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, 500 एंड 1000 करेंसी नोट्स 2016। ब्रैकेट में लिख लो फॉर 500 एंड 1000 करेंसी नोट्स। ठीक है, विच अकाउंटेड फॉर, विच अकाउंटेड फॉर 86% ऑफ द मनी सप्लाई, which accounted for 86% of the country's money supply, full stop। एम लिख लो, एम कारण क्या था जिसमें से करा? करब, करप्शन, या फिर स्टॉप लिख सकते हैं जिसको करब मुश्किल लगता है, करब मतलब खत्म करना। ठीक है, करब करप्शन कॉमा, स्टॉप द यूज, जिसको इंग्लिश समझ आती है काउंटरफीट लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल स्टॉप द यूज ऑफ, स्टॉप द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन, समझते हैं हाई है ना, मतलब महंगे, इससे बड़े को नोट नहीं थे 500 और 1000 से। स्टॉप द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज में दो एरोस निकालो और लिखो ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, सॉरी एक ही आएगा, एक ही है ना, और करप्शन, मतलब बेसिकली टू स्टॉप व्हाट, ब्लैक मनी की जनरेशन। लिख लिया बच्चे? सो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ बच्चे? एक तो टैक्स इवेजन, जो लोग छुपा के काला धन रख रहे थे वो पकड़े गए इनकम टैक्स ऑफिसर से, और उनको टैक्स जो है बहुत ज्यादा 3 टाइम्स मिला, नंबर वन। नंबर टू, डिजिटल या कैशलेस इकोनॉमी बन गई। आज के टाइम पे भी वी यूज अ लॉट ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, नेट बैंकिंग एंड यूपीआईज टू मेक पेमेंट्स, यस। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ऊपर से गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ले आओ जी, जिनके पास भी 500 1000 के पैसे हैं पहले खाता खुलवाओ, उसमें डालो, तो आपको रिटर्न में दूसरी करेंसी मिलेगी। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई कि नहीं हुई? हर इंसान के पास एक बैंक अकाउंट खुला। और लास्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया, इससे पता चल गया कि कितने लोगों ने एक्स्ट्रा टैक्स, जिन लोगों ने मतलब कि टैक्स कितना लगना चाहिए। तो इससे बच्चे न्यू एंड जिन लोग मतलब बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, एक ये फ्रॉड माना जाता है अगर तो आज का सेक्शन या सेक्शन 247 उसके हिसाब से आप 3 टाइम्स पे करना है। तो 300 का आपके पास 1 करोड़ तो आपको टैक्स कितना पे करना है? 300 एंड जेल भी हो सकते हैं या फिर 2। ठीक है,
तो ये कुछ चीजों को खत्म करने के लिए तीन होंगे। सो दैट सम्स अप आवर चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया अभी। ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4 दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नहीं, रूरल डेवलपमेंट करा ना आपके में, रूरल डेवलपमेंट है। हाँ चेक कर लो जिसका जो सा तुम्हारे को लगता है कि ये आ रहा है, मैं पहले